चलिए बच्चों, सो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये एक कैपेसिटर है और ये बच्चों उसकी एक प्लेट हो गई और एक प्लेट बच्चों उसकी ये हो गई, ठीक है। ये दो प्लेट हो गई बच्चों ना कैपेसिटर की। मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था बच्चों, और ये इसकी प्लेट हो गई। ये ए हो गया बच्चों पॉइंट, और ये वाला बी हो गया। तो मैं पता है कि इसका प्लेट का जो एरिया होता है वो ए के बराबर होता है, और इनके दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है बच्चों वो डी के बराबर होता है, ठीक है। बच्चों इनके बीच में एयर है, ठीक है। बीच में क्या है? एयर। जो ये गैप है ना बच्चों इन दोनों के बीच में, ये एयर गैप है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है ना बच्चों, कैपेसिटेंस जो होती है बच्चों, इसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर होती है बच्चों, यही होती है ना। ये कैपेसिटेंस हुआ करती थी। हम लोगों ने ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सब कुछ डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखा है। अब क्या होता है बच्चों कि कई बार इन दोनों प्लेट के बीच वाला जो रीजन होता है ना, इन दोनों प्लेट के बीच वाला जो रीजन होता है बच्चों, उस रीजन में आप जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हो। डाइलेक्ट्रिक या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल का, इंसुलेटिंग मटेरियल बच्चों आपने इसमें फिल कर दिया। अब उसको फिल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बच्चों हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कैपेसिटेंस पे कैसे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये जो सारा का सारा डिस्कशन होता है ना बच्चों, दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। तो मैं तुम्हें पहले वो सारे के सारे सिनेरियो समझाता हूं कि कहां कहां इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। सो सपोज करो बच्चों कि ये अगेन वही कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको ए बोल देते हैं बच्चों, इसको बी बोल देते हैं। ए बोल देते हैं बच्चों, इसको बी बोल देते हैं। अब देखो कई बार क्या करेंगे बच्चों कि दोनों प्लेट के बीच वाला जो पूरा रीजन है ना, उस पूरे रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया इसमें पूरे रीजन में, ठीक है। पूरे के पूरे रीजन में बच्चों हमने क्या कर दिया, एक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है। ये इस मटेरियल को, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आपने दोनों प्लेट के बीच में भर दिया, ठीक है। इसी को बच्चों हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बच्चों, ये आपने फिल कर दिया इसके बीच में। अब इसके कैपेसिटेंस में फर्क पड़ जाता है। देखो बच्चों, कैपेसिटेंस जो होता है ना वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एयर था। जब बच्चों कोई और मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसकी कैपेसिटेंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम सी, विल बी डिफरेंट फ्रॉम सी नॉट और सी एयर। एयर अगर होती बच्चों, उस केस में जो कैपेसिटेंस आता है इसमें डिफरेंट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? गुड इवनिंग अजीत, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, कई बार ये और भी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं, पूरे में नहीं भरते। मान लो बीच में एक छोटे से रीजन में इन्होंने ये मटेरियल फिल कर दिया, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट हो, इस पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बीच में मटेरियल फिल कर दिया, और भी कर सकते हैं लोग। तो मतलब ये बात समझ गए कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। मान लो आपको एक इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया और उसमें बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल फिल कर दिया, ठीक है। ये सारे केसेस, इनमें कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन मटेरियल को फिल करने के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, वो सारा डिस्कशन बच्चों हम लोगों को यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो जैसे और भी कोई एक आध अरेंजमेंट इस तरीके का बना सकते हैं कि देखो, तो मैं सामने वाला बोल सकता है कि देखिए जी, हम जो है ना इस वाले रीजन में अलग मटेरियल फिल कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले रीजन में उन्होंने ये वाला मटेरियल फिल किया, ठीक है। इस वाले रीजन में इन्होंने ये वाला मटेरियल फिल किया, और किसी दूसरे रीजन में बच्चों उन्होंने इस वाले रीजन में कोई और मटेरियल फिल कर दिया, और ये मटेरियल मान लीजिए ये वाला फिल कर दिया, ठीक है। इस वाले रीजन में इन्होंने कोई और मटेरियल फिल
कर दिया, सपोज ये वाला फिल कर दिया, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, हमें उन सब की कैपेसिटेंस के बारे में बात करनी है। मतलब ये मटेरियल बीच में फिल करने से क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस में, ये हम लोगों को बताना है। अब बच्चों बेसिक फंडे पे आते हैं। सबसे पहले ना, तुम्हें अगर याद हो तो कैपेसिटेंस फाइंड करने का सबसे सही तरीका क्या था? इन दोनों कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करने का क्या तरीका था? हम इस पे क्यू चार्ज मानते थे, इस वाली पे माइनस क्यू मानते थे, इसको वी पॉजिटिव बोलते थे, इसके पोटेंशियल को वी नेगेटिव बोलते थे, और कैपेसिटेंस हम लिख देते थे सी नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी पॉजिटिव माइनस का वी नेगेटिव। क्या यही तरीका था बच्चों इन दोनों की कैपेसिटेंस को पता करने का? हाँ भाई, यही तो तरीका था इनकी कैपेसिटेंस को पता करने का, है ना। तो इनमें भी बच्चों हम सेम काम करेंगे। जब मैं इसकी कैपेसिटेंस पता करने जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्यू चार्ज कंसीडर करूंगा, यहाँ पे माइनस का क्यू कंसीडर करूंगा। जब मैं इसकी पता करने जाऊंगा ना, यहाँ पे क्यू कंसीडर करूंगा, यहाँ पे माइनस का क्यू कंसीडर करूंगा, इसको वी पॉजिटिव बोलूंगा, इसको वी नेगेटिव बोलूंगा, वी पॉजिटिव बोलूंगा बच्चों, वी नेगेटिव बोलूंगा। लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगा नहीं आएगा बच्चों? सेम चार्ज के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। इस वाले रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। इस रीजन में बच्चों अलग कहानी चलेगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। समझ रहे हो? ये वाली बात तुम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी पॉजिटिव माइनस का वी नेगेटिव, दैट विल बी डिफरेंट। तुम सेम चार्ज दे रहे हो सारे अरेंजमेंट में, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों डिफरेंट आएगा, तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा सेम चार्ज के लिए, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा भी होता है बच्चों। इनका कैपेसिटेंस मान लो सी के बराबर है, और प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी के बराबर है, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। तो सी डिफरेंट आएगा बच्चों सेम चार्ज रखते हुए। अगर आप अलग अलग अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो दैट विल बी डिफरेंट। तो इन सारे केसेस में इसमें कैपेसिटेंस क्या होगी, इसमें कैपेसिटेंस क्या होगी, इसमें कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों, इन सारे केसेस के बारे में हम लोगों को वन बाय वन स्टडी करना है, और सारे केसेस में कैपेसिटेंस को फाइंड करना हम लोगों को सीखना है। क्या ये बात आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई सारे बच्चों को? हाँ जी, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके, लिख लो बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो। इन सारे केसेस में बच्चों कैपेसिटेंस कितनी आएगी ये बात हमें करनी है। अब ये जो मटेरियल जो फिल करते हैं ना बच्चों, जिसको मैंने बोला कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मटेरियल होता क्या है, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल होता है? सो ये बच्चों एक तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। which has effectively no free electrons for conduction, ठीक है भाई। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। जो करंट फ्लो में जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो मूव करना चालू कर देते, यहाँ पे नहीं होते बच्चों, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दो तरीके का होता है बच्चों ना, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं एक में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद पोलर मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों इनमें? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है।
सो यहाँ पे बच्चों ये मॉलिक्यूल्स है इनका मतलब मान लो ये मॉलिक्यूल है, इनका कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं है इनका ना, इनका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, मतलब ना पोलैरिटी नहीं है इनके अंदर ना कोई किसी भी तरीके की। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। नहीं ये जो है ना बच्चों, अच्छा पहले हम पोलर के बारे में बात कर रहे थे क्या? ऐसा करता हूं इसको नॉन पोलर कर देता हूं, ठीक है। डायग्राम बना लिया, तो यहां पर लिखना बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और यहां पर लिखना बच्चों विद पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों ना, इनका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था, लेकिन जैसे ही आपने इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया यहां पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चे यहां पे इसमें, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, अब क्या होगा बच्चों के जो इसके जो जैसे ये था ना बच्चों, एक जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल था, इसमें इलेक्ट्रॉन भी थे और पॉजिटिव चार्ज भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही बच्चों इन सारे के सारे एटम्स के ऊपर, इन सारे के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बच्चों उधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये पोलराइज हो जाएंगे। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों? पोलराइज हो जाएंगे। कैसे होंगे पोलराइज? इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो इधर की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। ये ऐसा छोड़ के नहीं गया बच्चों इनका चार्ज, ये मॉलिक्यूल ही है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में ना। इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव इधर और पॉजिटिव इधर। मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों ने, एक रियल लाइफ एग्जांपल से बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक न्यूक्लियस है बच्चों, और उसके अराउंड मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा बच्चों। एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी सिमेट्रिक। इस तरीके का बनेगा, है ना, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। आप इसको बच्चों हनी ड्रॉप से रिप्लेस कर दो, जो न्यूक्लियस है ना उसको कर दो हनी ड्रॉप, बोल दो उसको ना हनी ड्रॉप, मतलब मधुमक्खी का शहद जो होता है ना, शहद की एक ड्रॉप है सपोज। तो मधुमक्खियां अगर इसके चारों तरफ घूम रही हैं, इस ड्रॉप के चारों तरफ अगर मधुमक्खियां हैं, तो बच्चों वो कैसे होंगी? सिमेट्रिक होंगी या नहीं होंगी? सिमेट्रिक होंगी। मधुमक्खियां मतलब सिमेट्रिकली इसके चारों तरफ घूम रही होंगी, बहुत सारी मधुमक्खियां, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हनी ड्रॉप जो मॉडल है बच्चों बहुत अच्छे से हमें विजुअलाइज करवा देता है किसको? एटम को, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ हनी ड्रॉप, और मधुमक्खी बच्चों इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करो आप उनको, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चों कि आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल फील्ड, अब जैसे मान लो तुमने एक हनी ड्रॉप यहाँ पे और रख दी होती, इस जगह पे तुमने एक हनी ड्रॉप रख दी होती यहाँ पे ना एक और, तो ये जो मधुमक्खियां थी ना जो पहले सिमेट्रिकली इसके चारों तरफ घूम रही थी, नाउ दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो जो पहले जो सिमेट्री मेंटेन थी ना बच्चों, वो अब सिमेट्री पता क्या होगी? जैसी मधुमक्खी इस वाले रीजन में आएगी ना, वो अट्रैक्ट होगी थोड़ा सा उस हनी ड्रॉप की तरफ, दूसरी वाली हनी ड्रॉप की तरफ। उसने अपना एक फील्ड क्रिएट कर दिया जो इन मधुमक्खियों पे फोर्स लगाएगा। सेम तरीके से बच्चों, तो अब ये मधुमक्खियां बच्चों ज्यादा से ज्यादा टाइम पता है कहां पे स्पेंड करना पसंद करेंगी? ये जो मधुमक्खियां, जो सेम मधुमक्खियां थी ना पहले जो सिमेट्रिकली घूम रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही इफेक्ट था ये वाला। तो अगर तुम इनका देखोगे बच्चों, मधुमक्खियों का सेंटर देखोगे ना, तो वो यहीं पे आएगा, मधुमक्खी हनी ड्रॉप के सेंटर पे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे एक और हनी ड्रॉप रख दी, तो ये मधुमक्खियां बच्चों पता है अब क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा टाइम इधर की तरफ स्पेंड करेंगी, माना कि उस ड्रॉप के पास गई नहीं, क्योंकि दे कैन नॉट लीव दिस ड्रॉप, पर वो अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ना वो इधर की तरफ बच्चों ऐसे अट्रैक्ट होंगी, जैसे इस रीजन में आएंगी ना वो इधर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो नाउ दीज मधुमक्खियां स्पेंडिंग मोर टाइम इन दिस रीजन,
हनी ड्रॉप वहीं पे रखी हुई है, दैट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और ये मधुमक्खियां जो बच्चों नेगेटिव चार्ज, तो इनका ज्यादा से ज्यादा टाइम अब यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे फाइंड किए जाने की ज्यादा होगी, तो मतलब इनका जो इफेक्टिव चार्ज लिखोगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखोगे, पॉजिटिव यहाँ पे लिखोगे, सेम चीज यहाँ पे होती है। पहले सिमेट्रिक था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, they will be like this, attracted towards this, but they cannot leave their own atom because these electrons are not free electrons। जैसे कंडक्टर में होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट भाग जाते हैं और करंट आ जाता है उनकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये झुकाव तो होगा इनका इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पर ये अपने एटम को नहीं छोड़ेंगे, तो ये क्लाउड जो है ना बच्चों ऐसा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा ना इस तरीके से। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज का जो सेंटर होगा ना, वो इसके चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा और यहाँ पे एक डाइपोल बन जाएगा, क्योंकि आप इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है ना उसको एक जगह पे रख दे रहे हो नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो तो एक जगह पे रखा हुआ ही है, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से एक डाइपोल टाइप का बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। माना कि इनका बच्चों पहले डाइपोल मूवमेंट इनमें बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा इनमें, ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे पोलराइज हो जाएंगे। तो पोलराइज होने का मतलब समझ रहे हो, ये एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, ये सारे के सारे डाइपोल बच्चों एक ही डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, समझ रहे हो बच्चों। तो इस तरीके का मतलब कोई एक अरेंजमेंट टाइप का बच्चों यहाँ पे बन जाता है। तो ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मुझे बताओ। तो अगर मैं इस वाले फेस पे देखूं ना बच्चों, इस वाले फेस पे, तो इस वाले फेस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका होगा, क्योंकि सरफेस को छोड़ के तो आ नहीं सकता। तो ये वाला जो सरफेस है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा बी हो जाएगी। अगर मैं इस वाले सरफेस पे देखूं ना बच्चों, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहीं रह जाएगा सरफेस पे, तो यहाँ पे बच्चों प्लस का सिग्मा बी बाउंड चार्ज आ जाएगा, ये बाउंड चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बी जो है ना बच्चों बाउंड चार्ज डेंसिटी है। आप ये बोलोगे सर, एक चीज में कंफ्यूजन दूर करूंगा बच्चे यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बच्चे बच्चे पता कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आज मिस्टी भी नहीं आई ना, मिस्टी और मान्या ये दोनों बच्चियां नहीं आई हैं, एक मिनट, यस दे बोथ आर एब्सेंट, ओके। हाँ तो मैं इसके बारे में बता रहा था बच्चों ना, इसको मैं बाउंड चार्ज क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं इंड्यूस चार्ज क्यों नहीं बोल रहा। जनरली तो आप लोगों ने बच्चों टर्म सुनी होगी इंड्यूस चार्ज, इसको हम बाउंड चार्ज क्यों बोल रहे हैं। स्नेहा भी नहीं आई ना, यस यस यस, तीनों रेगुलर स्टूडेंट नहीं आया आज, ओके। अक्षय भी बहुत टाइम से आया, वो तो मुझे लग रहा है बैकलॉग की साइकिल में फंस गया होगा, ओके। तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों ना, सिग्मा बी बाउंड चार्ज, इसको बाउंड चार्ज क्यों बोल रहे हैं, इसको हम इंड्यूस चार्ज क्यों नहीं बोल रहे बच्चों। ये जो चार्ज है ना, माना कि सरफेस पे आ गया है, जैसे इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सेस में होंगे, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा, बट ये कोई फ्री चार्ज नहीं है, ये अपना एटम्स को छोड़ के नहीं आया है बच्चों यहाँ पे, दिस इज नॉट अ फ्री चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अपने न्यूक्लियस के साथ मतलब बाउंडेड है, दैट्स व्हाई देयर इज अनदर टर्म बच्चों विच इज कॉल्ड द बाउंड चार्ज, ठीक है, इसे बच्चों बाउंड चार्ज बोला जाता है। क्या ये बात यहां तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गई, ओके। जो डायलेक्ट जो बच्चों जो मॉलिक्यूल विद पोलैरिटी होते हैं ना बच्चों, जिन मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल वाला जो मटेरियल होता है, अब थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं, पोलैरिटी जिसके अंदर होती है बच्चों, ठीक है। तो जिसके अंदर पोलैरिटी होती है ना बच्चों, वैसे तो ये किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, मैं तो बस दो ही डायरेक्शन में बच्चों इनको बना रहा हूं, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी पोलैरिटी है, मान लो ना इसके पास इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मान लो इस तरीके से था, ये सारे मॉलिक्यूल बच्चों रैंडमली अलाइन हो रखे थे, तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा ना बच्चों, दैट इज जीरो, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को ना, इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसी पे, तो व्हाट विल हैपन, दीज ऑल द मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ, दीज ऑल मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ बच्चों
डायपोल, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, अब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते बच्चों ये सारे के सारे फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे। तुम्हें पता होगा कि डायपोल पे, डायपोल की जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना बच्चों, वो फील्ड के अलोंग अलाइन होने के बाद आती है, जब थीटा 0 होता है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल बच्चों ऐसे करके अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फील्ड में कैसे अलाइन हो जाएंगे, सबका पॉजिटिव चार्ज इधर, ये रोटेट कर जाएंगे बच्चों ना, सारे के सारे रोटेट कर जाएंगे, ठीक है। जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे ना, अब सारे के सारे कैसे हो गए, एक ही डायरेक्शन में बच्चों अलाइन हो गए, ठीक है। इसी डायरेक्शन में बच्चों ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। ये वाली बात समझ भाई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, उनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया तो ये वाला चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो गया सरफेस, और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये पोलर थे, इनमें भी क्या हुआ, इस पे माइनस का सिग्मा भी आएगा और इस पे बच्चों प्लस का सिग्मा भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। तो बच्चों अब हम इसमें पता है क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि देखो ये जो बीच वाला जो चार्ज है ना, बीच वाला जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो बीच वाला चार्ज है ना एकदम नलीफाई हो जाएगा, जैसे ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ना, ये बीच वाला चार्ज नलीफाई हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज नलीफाई नहीं हो पाया, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके इधर कोई चार्ज नहीं है, बीच वाला नलीफाई हो गया। तो बच्चों दिस प्लेट बिहेव लाइक, पता है कैसे बिहेव करेगी, ये प्लेट बच्चों इस तरीके से बिहेव करेगी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, मतलब चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक है, चाहे बच्चों वो नॉन पोलर का है, ठीक है, चाहे वो पोलर का है चाहे वो नॉन पोलर का है, क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर की तरफ ना, इस वाली प्लेट में, यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले सरफेस पे। माना कि ये चार्ज फ्री नहीं है, ठीक है, तो बाउंड चार्ज है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाउंड चार्ज आ जाएगा, सिग्मा बी जो है विच इज बाउंड चार्ज, ऐसा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि दिस बिहेव लाइक अ प्लेट, ये जो सरफेस है ना बच्चों, बिहेव लाइक अ प्लेट, लाइक अ प्लेट, ये प्लेट की तरह बिहेव करेगा। इसकी वजह से बच्चों जो सिग्मा आएगा ना, सिग्मा मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला आएगा। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसकी वजह से, आप बोलोगे इधर की तरफ, मैं बोलूं इसकी वजह से किधर आएगा, इधर की तरफ, मतलब इस रीजन में इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, 0, इस रीजन में इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, 0, लेकिन इस वाले रीजन में इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, नॉट टुवर्ड्स दैट, ऐसे सिग्मा बी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इसका सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले रीजन में बच्चों दोनों का इफेक्ट जो है इस तरीके से आएगा। तो यहां पे बच्चों बीच वाले रीजन में ना इनका जो बाउंड चार्ज आए हैं ना, जो इंड्यूस एक तरीके से सरफेसेस पे जो आ गए चार्ज, इस मीडियम के आ जाने की वजह से एक एडिशनल फील्ड यहाँ पे आ जाएगा इस रीजन में। तो अगर तुम इस रीजन में फील्ड लिखोगे ना, यहाँ पे ई जो लिखोगे, यहाँ का जो ई लिखोगे बच्चों, ई इनसाइड बच्चों, अब वो ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस का ई ड्यू टू बाउंड चार्ज के बराबर होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, वो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में हमारी हेल्प करेगा। इस वाले सरफेस से उस वाले सरफेस तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों, वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखा जाएगा। आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी मैंने ना बच्चों, अगर आपको याद हो, कि ई जो इनसाइड जो होता है ना मीडियम, अगर आपको याद हो तो वो ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको एप्सिलॉन आर बोलते थे। एप्सिलॉन आर याद है कि किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, बाई के, मीडियम के अंदर बाई के जो हो जाता था, बाई एप्सिलॉन आर जो हो जाता था, एप्सिलॉन आर को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे बच्चों जो के है ना, ये के, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। के और एप्सिलॉन आर बच्चों सेम चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते थे, वो सेम चीज है बच्चों। तो इसके अंदर का फील्ड आप दो तरीकों से लिख सकते हो, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का, जैसे मान लो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो दो तरीकों से लिख सकते हो,
मैं यहाँ पे बच्चे बॉक्स बना के उसको लिख दे रहा हूं आगे वाले पार्ट को। आप इसको ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के लिख सकते हो, आप इसको ई एक्सटर्नल माइनस का सिग्मा बाउंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। अगर आपको सिग्मा बाउंड पता करना है बच्चों तो दैट कम्स आउट टू बी ई मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू ई एक्सटर्नल 1 माइनस का 1 अपॉन के बराबर आ जाएगा। आप यहां से बच्चों सिग्मा बाउंड की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि दिस ई एक्सटर्नल इज यूनिफॉर्म, जो एक्सटर्नल आपने अप्लाई किया ना ये यूनिफॉर्म है सपोज, ठीक है। तो बच्चों ये वाला केस यहां पे बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने जब भी अप्लाई किया ना तो दिस विल बी द केस एंड यू कैन फाइंड द सिग्मा बाउंड, बाउंड चार्ज जो आएगा ना उसकी वैल्यू भी बता सकते हो। सो एक तरीके से बच्चों अब देखो सुनो, यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है। आप लोगों को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया था ना तो स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि जब भी चार्जेस किसी मीडियम के अंदर होते हैं तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता था? हमने बताया था ना कि एयर में वैक्यूम में अलग होता है और मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के बराबर होता था। वो एप्सिलॉन आर ही यहाँ पे बच्चों के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसका रीजन बताया था कि किसी भी मीडियम के अंदर ना जब चार्जेस रखे होते हैं ना तो मीडियम को वो पोलराइज कर देते हैं, जो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। हाँ, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना बच्चों ये रिलेटिवली सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दी है। सिंप्लीफाइड मतलब मैंने पहले तो यहाँ पे एक रेगुलर शेप ली है, मतलब ना मैंने जो शेप जो माना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो क्यूब या इस तरीके का कंसिडर किया है। मैंने जो फील्ड लिया है ना वो यूनिफॉर्म लिया है। उनमें जब 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो 2 पॉइंट चार्ज जैसे आप मीडियम में रखते हो ना तो उनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड मॉडल है जिससे आप काफी हद तक ये समझ सकते हो कि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों होता था, या मीडियम के अंदर जब पार्टिकल्स को रखा जाता है तो फोर्स कम क्यों होता था, क्योंकि वो उनमें क्या आ जाता है, इवन वो मीडियम जो है ना नॉन पोलर भी है ना तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से वो पोलराइज हो जाएगा। और वो अगर पोलराइज है तब वो बच्चों अलाइन हो जाएंगे, जो उनके मॉलिक्यूल जो है उनकी जो पोलैरिटी है वो अलाइन हो जाएगी। अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल कॉज है ना उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट वो एक्ट करना चालू कर देंगे और उसके अपोजिट उनका फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अपोजिट जो एक्सटर्नल कॉज है ना उसको वो अपोज करना चालू कर देंगे बच्चों, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहो या फोर्स की बात कहो वो कम हो जाएगा। तो ऐसे बोला जाता है बच्चों कि अगर एक चार्ज क्यू चार्ज अगर एयर में रखा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों किसी भी पॉइंट पे वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर वो वाटर के अंदर या किसी और मीडियम के अंदर रखा है तो उसका फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर नीचे। तो जो जो वैक्यूम में जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड था ना उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। लेकिन वो जो बताया गया था ना बच्चों उसमें उसके कॉज को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। कॉज क्या था कि जो मीडियम है ना वो पोलराइज होके जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट एक फील्ड क्रिएट कर देता है। दैट्स व्हाई द फील्ड इन एनी मीडियम रिड्यूसेस, जो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो तुमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया ना वो इस डायरेक्शन में लगाया है, इस पर जो पोलैरिटी आई है ना उसकी वजह से जो फील्ड आया है पोलराइज होने की वजह से वो इधर की तरफ आया है। तो अब एक्सटर्नल फील्ड इस वाले रीजन में जब मैं बात करूंगा ना तो अब यहाँ पे दो फील्ड है, एक तो जो एक्सटर्नल था दैट फील्ड, और एक ये जो पोलराइज होने की वजह से आया। यहां पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, मैं फिर बोल रहा हूं कि फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म लिया है और हमने शेप भी बच्चों हमने सिमेट्रिक ली है। अब थोड़ा सा सिंगल चार्ज के केस में वो चीज अलग होगी, ठीक है। तो बच्चों फील्ड घट जाएगा। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में जो होगा ना वो एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के बराबर होगा। पहले हमें कॉज नहीं पता था, हमने इलेक्ट्रो में ये पढ़ रखा था। लेकिन अब हमें कॉज पता लग गया कि देखिए जी एक्सटर्नल प्लस का दिस फील्ड वो है नेट फील्ड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रो में। तो हम क्या कर सकते हैं, बाउंड चार्ज की वजह से फील्ड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माइनस का बाउंड इज इक्वल टू नेट, और नेट हमें पता है तो नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल जो था उसमें से बाउंड चार्ज का फील्ड माइनस कर दिया, तो हम यहां से सिग्मा बाउंड लिख पाएंगे इन दिस केस, इस वाले केस में, ठीक है। तो बच्चों एक बार जो इस पेज पर सब कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ जी, डन, लिख लिया, ओके। सो अब बच्चों अपन बात करते हैं कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, लगता है कि लगा के रखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक, तो दो तरीके के अरेंजमेंट बना रहा हूं बच्चों, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक बच्चों विद डाइलेक्ट्रिक। और अभी जो विद डाइलेक्ट्रिक वाला जो केस ले रहा हूं ना मैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक बच्चों पूरे कैपेसिटर में फिल कर रखा है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में पूरे रीजन में आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रखा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ये ए, ये टर्मिनल बी हो गया। वही प्लेट एरिया बच्चों ए के बराबर है, सेपरेशन डी के बराबर है। सेम तरीके से बच्चों यहां का प्लेट एरिया ए के बराबर है, सेपरेशन डी के बराबर है, लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों, ये के बराबर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों इसका के बराबर है। कैपेसिटेंस फाइंड करने का वही पुराना फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है कि जब इस पे क्यू चार्ज होगा, इस पे माइनस का क्यू होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये याद है बच्चों, फील्ड इतना ही आता था। तो कैपेसिटेंस जो होती है ना, वो Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस का V नेगेटिव के बराबर होती है। तो Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस का V नेगेटिव कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है और ये यूनिफॉर्म है इनटू डी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कैपेसिटेंस आ जाती थी, इसको C नॉट लिख देता हूँ एयर वाले को ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी के बराबर हमारे पास आ जाता था, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा बच्चों कि जब तुमने यहां पे क्यू चार्ज दिया और यहां माइनस का क्यू चार्ज दिया, तो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता था ना, वो के से डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाई के हो जाएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वी पॉजिटिव माइनस का वी नेगेटिव कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी के बराबर, तो क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों? क्यू डिवाइडेड बाई वी पॉजिटिव माइनस का वी नेगेटिव के बराबर, क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू डी के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर, मतलब के टाइम्स सी नॉट के बराबर। तो कैपेसिटेंस बच्चों के टाइम्स हो जाएगा। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दोगे ना बच्चों, इसमें पूरा फिल कर दोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो बच्चों कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाया करेगा। नॉर्मल वाले का के टाइम्स बच्चों कैपेसिटेंस हो जाएगा जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो। डन बच्चों, यहां तक ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा बच्चों, इस वाले केस में अगर तुम्हें याद हो तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना आता था, याद है किसी को? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो फोर्स आता था, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता था, अगर याद हो तो। अच्छा, यहां पे भी अगर फोर्स बिटवीन बोथ द प्लेट देखोगे ना, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? फोर्स अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब दोनों प्लेट के बीच में अभी भी सेम फोर्स लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? कोई बताना चाहेगा? बच्चों जो फील्ड है ना, वो बेसिकली इस बीच वाले रीजन का चेंज हुआ है।
जब तुम इस वाली प्लेट की वजह से फोर्स लिखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जो बाउंड चार्ज आया ना और यहाँ पे जो बाउंड चार्ज आया, उसका इफेक्ट आउटसाइड आएगा ही नहीं। तो बाहर वाले रीजन में इसका फील्ड वही रहेगा बच्चों जो रहना था, मतलब Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसलिए बच्चों इन दोनों का फोर्स चेंज नहीं होगा, समझ गए? तो जो फील्ड चेंज हुआ है ना बच्चों, दोनों प्लेट के बीच वाले रीजन में फील्ड चेंज हुआ है। यहां तक क्लियर है? लिख लो बच्चों जल्दी से इसको भी। तो ये तो हो गया बच्चों पूरे रीजन में अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो ऐसा आएगा। अगला बच्चों टाइप, अगला टाइप होता है बच्चों के पूरे रीजन में अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं फिल की तो फिर क्या होगा, मतलब वो भी तो हमें करना चाहिए कवर। तो दिस इज द केस टू। तो मान लो बच्चों तुमने बोला कि सर डाइलेक्ट्रिक है ना वो सिर्फ इतने रीजन में फिल किया है हमने, ये डिस्टेंस d1, ये d2 और ये जो पूरी थी ना ये d के बराबर दे रखी थी। ये d दे रखी है, ये एक मिनट ना, दोनों प्लेट के बीच का गैप दे रखा है हमें d, ये हमें d1 दे रखा है। इसको अभी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। और इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है k है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका वो k के बराबर दे रखा है। अब इसका बच्चों कैपेसिटेंस बताना है हमें। कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट बच्चों हम लोगों को बताना है। करें भाई, इस वाले को सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका बच्चों एक ही है, क्यू चार्ज यहां पे माइनस का क्यू, इस रीजन में जो फील्ड होगा ना बच्चों क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस रीजन में जो फील्ड होगा ना बच्चों क्यू डिवाइड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस रीजन में जो फील्ड होगा ना वो क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो कैपेसिटेंस बच्चों होता है क्यू डिवाइड बाई वी पॉजिटिव माइनस का वी नेगेटिव के बराबर, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डिवाइड बाई, पहले यहां से यहां तक का लिखो, ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएंगे ना, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d1, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू y। ऐसा बन जाएगा बच्चों, क्यू से क्यू उड़ा देते हैं। अगर मैं इसको देखूं बच्चों तो देखो ये 1/c इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो इसको उधर ले जाऊं c को इधर ले आऊं, क्यू तो उड़ जाएगा, x डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट d1 डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट y डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करे बच्चों ना, ये वाला रीजन अगर, तो क्या होगा उसका कैपेसिटेंस, इसकी विड्थ डी का काम x कर रहा है तो ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई x के बराबर, ये जो लिखा हुआ है। क्या ये 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2 प्लस का 1/c3 टाइप का नहीं दिख रहा है बच्चों, कि मैं इस वाले रीजन को एक कैपेसिटर मान सकता हूं, इस वाले रीजन को एक अलग कैपेसिटर मान सकता हूं, इसको एक अलग कैपेसिटर मान सकता हूं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूं। देखो ये कैपेसिटेंस किसका है, एक्स विड्थ का। देखो एक्स को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एक्स, तो एक तरीके से कैपेसिटेंस का काम कर रहा है
एक्स विड्थ का एक कैपेसिटर जिसमें एयर भरी हुई है, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी वन, ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है जो कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डी वन विड्थ का कैपेसिटर है, और ये भी बच्चों कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होना बच्चों, व्हाट विल यू डू, आप उस कॉम्बिनेशन को 3 अलग अलग कैपेसिटर से रिप्लेस कर लोगे। ऐसे C1 C2 C3, ठीक है, ऐसे बना लोगे बच्चों। इनका जो इक्विवेलेंट जब भी ऐसे होंगे ना बच्चों, ऐसे स्लैब पैरेलल हो प्लेट के, 3 सीरीज में कैपेसिटर बना लेना। खैर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, सी की वैल्यू अगर जो तुम फाइंड करोगे, सी की वैल्यू मतलब खैर ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, तो 1/c यहां पे आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को एक पास ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस का y डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस d1 डिवाइड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं x प्लस का y को d माइनस का d1 लिख सकता हूं? तो 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा d माइनस का d1 डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस का d1 डिवाइड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई, मतलब ये जो प्लेट है ना, एक्चुअली यू डोंट हैव टू मेक 3 कैपेसिटर्स, यू हैव टू जस्ट मेक 2 कैपेसिटर्स। आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो कैपेसिटेंस आई है ये एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ये सिर्फ D1 पे डिपेंड कर रही है। D1 मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम तुमने फिल किया है ना, उसकी विड्थ पे डिपेंड कर रही है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की विड्थ पे डिपेंड कर रही है। बाद बाकी तो एयर का जो गैप था ना, उसकी दोनों की एक्स और वाई को ऐड करके आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पे d माइनस का d1 लिख दिया है। सो एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है यहाँ पे, कि आप एयर वाले गैप को एक पास लेके आ सकते हो, मतलब इस ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इधर शिफ्ट करा दो, यहां पर रख दो इसको ना डाइलेक्ट्रिक को, मतलब शिफ्ट करा के इस वाली प्लेट से टच करा दो, इधर गैप बनेगा बच्चों d माइनस का d1 का, और डाइलेक्ट्रिक का d1 हो गया। तो बस आपको एक एयर का कैपेसिटर कंसीडर करना है जो कि d माइनस d1 गैप का होगा, और एक डाइलेक्ट्रिक का कंसीडर करना है, मतलब इसकी पोजीशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्लेट के बीच में जो तुमने डाइलेक्ट्रिक लगाया ना बच्चों, उसकी इस पोजीशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप उसको एक प्लेट के पास ले जाकर रख लो, इधर एयर का गैप बनेगा d माइनस का d1 का, और वो बनेगा d1 का, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इफ वी शिफ्ट डाइलेक्ट्रिक टुवर्ड्स any plate, capacitance does not change। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा बच्चों, कैपेसिटेंस सेम रहेगा। प्लेट को शिफ्ट करो इधर उधर, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक बार एक जेई मेन में पता है क्या क्वेश्चन आ गया था, ये प्लेट जो है ना यहाँ पे रखी हुई थी, मतलब ना डाइलेक्ट्रिक जो है इससे सटा के रखा हुआ था, फिर इसको वेलोसिटी दे दी उधर की तरफ। उन्होंने बोला कि ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है, बताओ टाइम के साथ कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, और उसके 4 ग्राफ दे दिए उन्होंने। एक लीनियरली डिपेंडेंट बता दिया, एक घटाता हुआ बना दिया, और एक कांस्टेंट दिया था। कैपेसिटेंस वॉन्ट अप चेंज अगर ये प्लेट ऐसे मूव करती है तो, ठीक है। कैपेसिटेंस बच्चों सेम रहेगी, ये ऐसे अगर मूव कर रही है तो। लिख लो भाई इसको। डन। अब अगर अलग दूसरा, अब केस 3 पे आ जाते हैं बच्चों, और भी इसमें अरेंजमेंट होते हैं ना।
थर्ड केस क्या होता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का? मान लो एक ऐसे करके आपने स्लैब रख दी, इसका जो एरिया है ना बच्चों A1 के बराबर है और D इसकी विड्थ हो गई। यहाँ पे बच्चों एयर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसको इसको करके बताओ बच्चों मेरे को, इसका कैपेसिटेंस कैसे पता करूंगा मैं? बच्चों इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, देखो ये कंडक्टर है पूरा, ये कंडक्टर है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेम आना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा या नहीं होगा? तुम लोग एकदम दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों ई, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां पे होगा। आप बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोल रहे हो आप, एयर में जो है वही उसके अंदर बोल रहे हो? नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आएगा ना, ई इंटू डी, ई इंटू डी, दोनों सेम ही नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक एंड एयर विल बी सेम। क्यों? क्योंकि डेल्टा V जो होगा वो E इंटू डी के बराबर आएगा दोनों जगह। ठीक है, अच्छा इस रीजन में बच्चों, इस वाले रीजन में Q1 चार्ज आएगा, इस रीजन में माइनस का Q1 आएगा। ये जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों इसका, ये वाला इसमें Q2 चार्ज आएगा, चार्ज सेम नहीं होंगे बच्चों, और यहां माइनस का Q2 आएगा, नहीं तो फील्ड सेम नहीं हो पाएंगे भाई। यहां पे ज्यादा चार्ज आएगा, यहाँ कम आएगा, मतलब यहाँ का सिग्मा कम होगा, यहाँ का सिग्मा ज्यादा होगा, तभी तो फील्ड सेम करोगे भाई। K से डिवाइड होके भी इसके फील्ड के बराबर आ रहा है वो, ठीक है ना? तो Q1 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो Q2 डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये इक्वेशन E सेम करके आएगी, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इसके बराबर कर दिया, इस वाले रीजन में यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये A1 होगा बच्चों, और यहां पे A माइनस का A1 होगा। A माइनस का A1 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये Q1 चार्ज बच्चों इस एरिया में ना, इस वाले में A माइनस का A1 एरिया में, तो सिग्मा क्या बनेगा इसका? Q डिवाइड बाई दिस। ये एक रिलेशन समझ में आया? अच्छा कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे बच्चों? कैपेसिटेंस होगी Q1 प्लस का Q2, ये हो गया टोटल चार्ज, डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखूंगा? E इंटू डी करके, कोई भी एक जगह का E ले लो, ये ले लेते हैं Q2 डिवाइड बाई के A1 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है ना, ये होगी बच्चों इसकी कैपेसिटेंस। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कैपेसिटेंस आ जाएगी बच्चों के A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, तो कॉमन ले लेना बच्चों, यहां आएगा Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस का 1। अगर तुम यहां से Q1 डिवाइड बाई Q2 देखोगे ना, के A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, Q1 डिवाइड बाई Q2 जो आएगा ना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट काट देना, A माइनस का A1 डिवाइडेड बाई के A1 प्लस का 1। अगर यहां से के A1 को अगर एलसीएम ले ना, तो एप्सिलॉन नॉट A माइनस का A1
डिवाइड बाई डी प्लस का के एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाई डी, ये बनेगी बच्चों इसकी कैपेसिटेंस। अगर तुम्हें ये दिख रहा हो बच्चों तो देखो तुम इसको देख पा रहे होगे, ये एयर वाला कैपेसिटर है और ये वो डाइलेक्ट्रिक वाला है, और दोनों कैपेसिटेंस को ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है। मतलब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या कंसीडर कर सकता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें बच्चों हम पता क्या करते हैं, we treat this combination like this, C1 C2, ठीक है, C इक्वल टू डन बच्चों। अब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, so this question you all have to solve। so बच्चों यहां पे ये एक प्लेट हो गई, जेई मेन वाले काफी लंबे टाइम से इसका आंसर गलत देते हुए आए हैं। जेई एडवांस ने जब इसको पहली बार दिया था उन्होंने सही आंसर दिया था, पर अब जेई मेन वाले आजकल सही करने लगे हैं इसको ना। स्टार्टिंग में 2019 की बात बताऊं तो मैं तो गलत सॉल्व कर देते थे वो लोग बेचारे ना, उनकी गलती नहीं है यार, पता ही नहीं था उनको इसमें फंडा क्या है, अब इसको सही करने लगे वो। तो मान लो बच्चों इसका जो है ना 2K दे रखा है, ये K दे रखा है, ये 4K दे रखा है, ये एरिया A/2 के बराबर दे रखा है, इसका भी एरिया बच्चों A/2 के बराबर दे रखा है, ये बच्चों D/2 के बराबर दे रखा है, ये भी D/2 के बराबर दे रखा है। फाइंड दी, बीच में बच्चों गैप नहीं है कोई ना, जीरो है गैप ना, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। बताओ बच्चों, इक्विवेलेंट अगर मैं पूरे में एक ही मीडियम फिल करता तो उसका के क्या रखना चाहिए कि इसका, और इसका कैपेसिटेंस बच्चों C1, इसका C2 और इसका मान लीजिए C3 है, ठीक है। चलो C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, C1 होगा 2K एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाई D/2, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 2K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। C2 जो होगा K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, K A एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई D के बराबर आ जाएगा। और C3 जो होगा ना बच्चों, C3 4K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D, ये 2K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के बराबर होगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों इसका पूरे का,
अबे देख रहे हो इन दोनों का C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस का C2 सीरीज में ना, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, तो ये 2Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3D के बराबर आएगा, प्लस C3 2Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के बराबर आएगा। 6 और 2 8, 8Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3D के बराबर। इसको एक काम करना है, इसको बराबर कर देना K इक्विवेलेंट। मान लो तुमने इस पूरे रीजन में एक ही कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक भरा होता, तो K इक्विवेलेंट इनटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, तो K इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों 8K डिवाइड बाई 3 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 8K डिवाइड बाई 3 के बराबर। तो K इक्विवेलेंट इस डाइलेक्ट्रिक का अगर आप पूरे में फिल कर दोगे ना, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम मटेरियल, तो बच्चों आपका जो क्या कहते हैं, जो इसका कैपेसिटेंस होगा बच्चों बराबर आएगा